हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। आई होप आपने जो लास्ट रिवीजन वीडियो था प्रैक्टिस बैच का विच वाज ऑन चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्टिंग वो अच्छे से देख लिया है एंड यू ऑल हैव एंजॉयड इट। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अनदर वीडियो। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिफोर वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, इफ यू हैव डाउट्स कि हम सर कहां से पढ़ रहे हैं, तो दिस इज माय कॉन्सेप्ट बुक। जैसे मैंने आपको कहा था, इट्स अ 160 पेज कॉन्सेप्ट बुक जिसके अंदर मैंने आपके सारे कॉस्टिंग के चैप्टर्स एकदम अच्छे से कवर कर दिए हैं। तो इफ यू वांट टू प्लेस दिस ऑर्डर फॉर द कॉन्सेप्ट बुक, यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.camananpujara.com। काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, तो यू कैन ऑर्डर इट नाउ। इसके अंदर हमने कलर कोडेड वे में ब्यूटीफुली सारे चार्ट्स, थियरी, समरीज, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन सब कुछ कवर कर दिया है। तो ये बुक आपके लिए विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यू विल बी लाइक सर क्वेश्चन आंसर का क्या करें। तो ये बैच में, ये रिवीजन वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो यू कैन यूज माई क्वेश्चन एंड आंसर बुक, इट्स अ कंपाइलर जिसके अंदर मैंने सारे मॉड्यूल के, पास्ट पेपर्स के, आरटीपी के, एमटीपी के क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए। मोर देन 500 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज है, सब कुछ है। तो वो भी आप मेरे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बुक ऑर्डर नहीं करनी है, तो आईसीएआई मॉड्यूल में भी जो क्वेश्चंस हम करने वाले, लेट्स से ये वाले रिवीजन वीडियो में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो मेरी बुक में वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 29 है। तो वही आईसीआई मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 5, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 एंड इलस्ट्रेशन 14 है। तो अगर आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल है तो वहां से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलो कैन वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर which is chapter number 3 employee cost and direct expenses। all set, सब रेडी हो, चल लेट्स बिगिन। लास्ट चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग में हमने देखा कि कोई भी बिजनेस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के जो फर्स्ट थिंग हमें चाहिए दैट इज रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनका वैल्यूएशन कैसे करना है, परचेज प्राइस कैसे डिसाइड होती है, उसके अंदर कौन सी चीजें ऐड होती है, डिडक्ट होती है। फिर जो इन्वेंट्री लेवल है, तो इन्वेंट्री लेवल कितना मेंटेन करना है, कभी ऑर्डर प्लेस करना है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना है, हाउ मच स्टॉक लेवल वी शुड मेंटेन। फिर हमारे पास जो स्टॉक है वो हम प्रोडक्शन में इश्यू करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, स्टोर्स लेजर कैसे मेंटेन करना है। ये सारी चीजें हमने मटेरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में देखी थी। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे प्रोडक्शन फ्लोर पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रॉ मटेरियल्स तो आ गए। अभी रॉ मटेरियल्स को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है सो दैट हम प्रॉफिट कमा सके वो गुड्स को मार्केट में बेच के, तो रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, नन अदर देन अवर एम्प्लॉयज एंड लेबरर्स। रॉ मटेरियल ऐसे ही फैक्ट्री में आके तो फिनिश गुड्स बनने नहीं वाला है, वो रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उनको मशीन में डालना पड़ेगा, मशीन से निकालना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कौन करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे एम्प्लॉय। तो ये वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो हमारे लेबरर्स है, उनका जो कॉस्ट है, उनका जो खर्चा होता है, उसे कैसे मैनेज करना है, कैलकुलेट करना है, उनको जो बोनस वगैरह देना होता है वो सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सारी चीजें हम ये चैप्टर नंबर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट में देखने वाले हैं। ओवरव्यू क्लियर है कि ये चैप्टर क्यों आया, परफेक्ट। चल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एम्प्लॉय कॉस्ट, चैप्टर का नाम ही है। तो सर एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है जो भी बेनिफिट या इंसेंटिव हम हमारे वेजेस या एम्प्लॉयज को देते हैं इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। लेट्स रीड द मीनिंग। बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी whether permanent or temporary for services rendered by them is nothing but employee cost। लेबरर्स हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको वेजेस देते हैं, तो दैट इज नथिंग बट एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश और काइंड। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अभी कौन सी चीजें एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होती है, तो एक तो मेन वेजेस एंड सैलरी, जो वेजेस हम पे करते हैं लेबरर्स को, हम डेली वेजेस पे करते रहेंगे। जो सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, उनको हम मंथली वेजेस पे करते हैं, मंथली सैलरी पे करते हैं। तो ये सारी चीजें का इंक्लूड होती है एम्प्लॉय कॉस्ट। दूसरा, एनी अलाउंस और इंसेंटिव्स, कई बार हम डियरनेस अलाउंस देते हैं, इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं, तो ये सारी चीजें भी का इंक्लूड होगी एम्प्लॉय कॉस्ट में। थर्ड, पेमेंट फॉर ओवर टाइम। अभी फैक्ट्री में कई बार क्या होता है, कई बार डिमांड स्टेबल नहीं होती है,
कोई फेस्टिवल आ गया या कोई बड़ा कस्टमर आ गया तो डिमांड शूट हो जाएगी। अभी डिमांड जब भी बढ़ जाती है तो हमारे जो लेबरर्स है वो हम क्या करते हैं, उनके पास अब ओवर टाइम करवाते हैं कि भाई यू हैव टू वर्क अ फ्यू आवर्स मोर, विल पे यू ऑन आवरली बेसिस, हम थोड़ा ज्यादा आपको पे कर देंगे, बोनस वगैरह ओवर टाइम प्रीमियम दे देंगे, आप ज्यादा काम कर लो। तो ये जो ओवर टाइम पेमेंट हमें देना है हमारे एम्प्लॉयज को या लेबरर्स को, ये भी का इंक्लूड होता है एम्प्लॉय कॉस्ट में। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड। कई बार क्या होता है आजकल बहुत सारी कंपनीज में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज के बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, हर एक कंपनी में डालते हैं, पीएफ में तो इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज में कई बार क्या हो जाता है पता नहीं। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस वगैरह लेता है, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है और कोई वेलफेयर स्कीम में पैसा डालता है। तो ये सारे खर्चे जो कंपनी इनकर कर रही है फॉर देयर एम्प्लॉयज, ये भी किसका पार्ट बनेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट का। एंड लास्ट, एनी अदर बेनिफिट दैट यू गिव टू द एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल लीव विद पे, कई बार हम पेड लीव्स देते हैं, कई बार सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं कंपनी में, लीव ट्रेवल कंसेशंस वगैरह देते हैं, तो ये सारी चीजें का इंक्लूड होगी एम्प्लॉय कॉस्ट। क्लियर, सिंपल, इजी, परफेक्ट। अभी ये वाले चैप्टर में ना बहुत सारा थियरी भी है, तो जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट थियरी है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंस इट्स अ रिवीजन वीडियो, विल गो अ बिट क्विक। मेरे फुल बैच में मैंने सारे थियरी सब एकदम इन डेप्थ करवाए, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एमसीक्यू में वो लोग पूछ सकते हैं आपको, वो मैं फटाफट रिवाइज करवा दूंगा। कुछ ऐसी थियरी जो मुझे लगेगी कि नहीं ये बेसिक है, ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, तो वो आप एक बार घर पे पढ़ लेना। आई जस्ट टेल यू, यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। चल, फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है, एक है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ये चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पे। बट सर पहले ये तो बताओ भाई डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है क्या। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट टू एम्प्लॉयज हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी ऐसे एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड है, जिनका जो पेमेंट है that can be easily identified and allocated to the cost unit, या फिर the cost of employee directly varies with the production, या फिर वॉल्यूम के साथ वो डायरेक्टली वेरी करता है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिट बनाया, उस पे एम्प्लॉय का खर्चा 3 रुपए हुआ, कितना 3 रुपीज, तो 10 यूनिट्स बनाते हैं और एम्प्लॉय का खर्चा 30 रुपीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो डायरेक्टली वेरी हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स यानी वॉल्यूम के साथ साथ जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो डायरेक्टली वेरी हो रहा है, विच मींस कि ये जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली एंगेज्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस से। जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस हो रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। यानी जो हमारे वेजेस है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स है, दोज आर नथिंग बट डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है, वो वॉल्यूम के साथ वेरी नहीं होता है, और ये जो एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से एंगेज्ड नहीं है। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को हम ट्रीट करेंगे ओवरहेड्स में। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है सुपरवाइजर या फिर मैनेजर या फिर डायरेक्टर। अब ये जो सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, ये लोग का जो सैलरी है ये कोई वॉल्यूम से फिक्स्ड नहीं है। शायद आपने कोई एक मंथ कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो फैक्ट्री वर्कर को शायद कुछ ना मिले, क्योंकि उसका जो सैलरी लगेगा वो डिपेंडेंट होगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पे। बट जो एम्प्लॉयर, जो अपना डायरेक्टर है या फिर सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसको तो सैलरी देनी है, क्योंकि उसका जो सैलरी है वो डायरेक्टली वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। सिंपल, इजी, चल, परफेक्ट। फिर आ जाते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आपको कंट्रोल करना है या फिर आपको मिनिमम करना है सच दैट कि हमारे एम्प्लॉयज भी दुखी ना हो, उनको एक फेयर कंपेंसेशन मिले और अननेसेसरीली कंपनी का खर्चा भी ना हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एम्प्लॉय से रिलेटेड की भी वो टाइम पे आ रहा है, वो कितना काम कर रहा है, उसको हम कितना पे कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ पर दी है। एम्प्लॉय कंट्रोल कॉस्ट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय, फोकसिंग ऑन मिनिमाइजिंग वेजेस पर यूनिट सो दैट आपका खर्चा कम हो, whereas ensuring fair compensation to encourage efficiency and optimal output। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत कम पे कर रहे हैं कि हमारा एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाए, और ऐसा भी नहीं करना है कि हम इतना सारा पे कर रहे हैं कि भाई वो काम ही बराबर नहीं कर रहा और अननेसेसरी कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस हमें मेंटेन करना है। तो यही एम्प्लॉय कंट्रोल, एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल के पार्ट में दिया, एक बार आप खुद पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी बेसिक, कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है टू कंट्रोल दी एम्प्लॉय कॉस्ट, वो सारी चीजें यहाँ पर दी है। परफेक्ट।
नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय। अभी रॉ मटेरियल जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, स्टोर गोडाउन में, फिर स्टोर में मेंटेन करते हैं, तो वी प्रिपेयर गुड्स रिसीट नोट, फिर बिल्स ऑफ मटेरियल हम बनाते हैं, हमने पूरा प्रोसेस देखा था। फिर अगर रिटर्न करते हैं तो मटेरियल रिटर्न नोट बनाते हैं, फिर इनवॉइस बनता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है। तो वैसे यहां पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का खर्चा भी कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और एम्प्लॉइज का जो डेटा है वो भी कहीं तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, वो मेंटेन होगा नथिंग बट अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर्स के थ्रू। तो यहां पर अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर्स में दो टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक है अटेंडेंस प्रोसीजर या फिर टाइम कीपिंग, और दूसरा जो टर्म है दैट इज टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। अभी ये टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग का मतलब क्या है या फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। तो टाइम कीपिंग इज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज अटेंडेंस टाइम, while time booking refers to tracking time spent on various jobs। एम्प्लॉय का आप जब अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हो कि भाई वो बंदा आया कि नहीं आया और कितने बजे आया, दैट इज नथिंग बट टाइम कीपिंग, कि भाई वो कितने बजे आया, कितने बजे गया, वो आज आया है कि नहीं आया है। अटेंडेंस शीट जो हम मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं टाइम कीपिंग। और टाइम बुकिंग का मतलब क्या है, एक बार एम्प्लॉय आ गया, फिर समझो हमारे पास 6 मशीन्स है और 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, तो कौन से एम्प्लॉय ने कौन से मशीन या कौन से जॉब पे कितना टाइम स्पेंड किया, उसका जो डिटेल्ड एनालिसिस हम रखते हैं उसे हम कहते हैं टाइम बुकिंग। डिफरेंस पता चल गया। सिर्फ अटेंडेंस मेजर करना इज टाइम कीपिंग, और हर एक जॉब पे एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड किया है वो मेजर करना इज टाइम बुकिंग। अभी टाइम कीपिंग यानी अटेंडेंस लेने के लिए कौन से मेथड्स है, तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। एक तो बेसिक मेथड है अटेंडेंस रजिस्टर, आप मेंटेन करो मैन्युअली। स्कूल में हम जाते थे, रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 3 प्रेजेंट मैम। ये क्या था, अटेंडेंस रजिस्टर था। तो ये इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज करती है, बट आजकल ऑनलाइन का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो चीजें ज्यादा एडवांस हो गई है। तो अभी अटेंडेंस रजिस्टर इतना मेंटेन नहीं होता है, कई कई जगहों पर होता है। दूसरा है मेटल डिस्क या टोकन मेथड। ये तो एकदम ऑब्सोल्यूट हो गया, ये पहले के जमाने में होता था। यहाँ पर क्या होता था, हम एम्प्लॉय को टोकन दे देते थे और फिर वो टोकन नंबर के थ्रू हम मेजर करते थे। जैसे स्कूल में ही आपको रोल नंबर दिया जाता है और रोल नंबर के थ्रू फिर आपका अटेंडेंस लेते हैं, हर बार नाम नहीं लेते, तो वैसे एम्प्लॉय को टोकन दिया जाता था एंड ही हैज टू गिव दैट टोकन, तो उसका अटेंडेंस मार्क होता था। तो ये अब इतना नहीं चलता है। फिर ऑटोमेटेड मेथड्स में आ गया पंच कार्ड अटेंडेंस। यूजुअली कार्ड होल्डर होता है, आपको एक कार्ड दे देते हैं, वो कार्ड आप टैप करो तो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये मेथड के थ्रू भी होता है। और अभी जो मैक्सिमम कंपनीज वगैरह में चल रहा है दैट इज नथिंग बट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, यानी आप फिंगरप्रिंट से आपका अटेंडेंस लगा दो तो वो मार्क हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे मेथड्स है टाइम कीपिंग के। परफेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग क्या है, टाइम बुकिंग रिफर्स टू मेथड वेर इन ईच एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। भाई एम्प्लॉय क्या क्या कर रहा है, कौन से जॉब में कितने टाइम के लिए जा रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करना, उसे क्या कहते हैं, टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग records the time spent by employees on specific job or activity, unlike timekeeping which only records attendance. This data is used for costing, measuring efficiency and fixing the responsibility. इससे हमें exactly पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय कहां पर कितना टाइम दे रहा है, वो कितना एफिशिएंट है, कहां पर उसकी एक्सपर्टीज है, कहां पर नहीं है, तो वो हिसाब से हम उसे जो काम है वो एलोकेट कर सकते हैं। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, कुछ काम का नहीं है। यहां पर फिर दिया है टाइप्स, यानी कैसे हम टाइम बुकिंग करेंगे। जैसे टाइम कीपिंग के लिए अलग अलग मेथड्स हमने देखे, अटेंडेंस रजिस्टर है, पंच कार्ड है, बायोमेट्रिक है। तो यहां पर दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब स्पेसिफिक कार्ड बना दो। समझो एक पर्टिकुलर मशीन है, पर्टिकुलर मशीन पे कार्ड लगा हुआ है और वो कार्ड पे एम्प्लॉय ए आया तो वो लिखेगा एम्प्लॉय ए 10 बजे मशीन पे आया, 11 बजे वो मशीन से निकल गया। तो हमें पता चला कि भाई ओके ये मशीन में कौन कौन आया है। फिर एम्प्लॉय बी आया, वो 11 बजे आया, 12 बजे निकल गया। एम्प्लॉय सी आया, वो 1 बजे आया, 2 बजे निकल गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज जॉब स्पेसिफिक कार्ड्स। दूसरा आप बना सकते हो एम्प्लॉय स्पेसिफिक कार्ड्स, यानी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपने कार्ड दे दिया, वो समझो एक कोई मशीन में जाता है तो वहां पर उसके कार्ड में रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई वो 11 से 12 आज मशीन ए पर था, फिर 1 से 2 वो मशीन बी पर था, फिर 3 से 4 वो मशीन सी पर गया था। तो यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन कीप जॉब स्पेसिफिक कार्ड्स और यू कैन कीप एम्प्लॉय स्पेसिफिक कार्ड्स। कई बार आप देखो मॉल्स वगैरह में आप जाते हो, एयरपोर्ट वगैरह में जाते हो, तो वहां पर वॉशरूम्स वगैरह में या फिर जो भी ऐसी जगह है जहां पर क्लीनिंग करना होता है, वहां पर एक कार्ड लगा होता है और जो भी एम्प्लॉय वहां पे आता है वो अपना नाम लिखेगा, उसने कितने बजे वॉशरूम क्लीन किया, कौन सी चीजें क्लीन की, वो वहां पर मार्क करके चला जाएगा। ये यूजुअली आपने देखा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज जॉब स्पेसिफिक कार्ड। आपने कई बार ये वॉशरूम्स में बहुत
टिपिकल और कॉमन है, जैसे रजिस्टर जैसा लगा होता है, एक पेपर चिपका देते हैं, उस पर डेट लिखा होता है और फिर कॉलम, अलग अलग कॉलम्स एंड रोज रहते हैं। एम्प्लॉय जो बंदा क्लीनिंग करने के लिए आया एम्प्लॉय, वो उसका नाम लिखेगा, वो कितने बजे आया वो लिखेगा, उसने क्या क्या क्लीन किया वो लिख के निकल जाएगा। तो यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक कार्ड या फिर एम्प्लॉय स्पेसिफिक कार्ड्स आप रख सकते हैं, इजी सिंपल। फिर आ जाते हैं पेरोल प्रोसीजर पे। अभी जब भी हमें एम्प्लॉयज को पेमेंट करना है, सैलरी देनी है, मटेरियल में हमने देखा था कि भाई मटेरियल कैसे वैल्यू करेंगे, उसका प्रोसेस हमने देखा था। यहां पर हम देखते हैं पेरोल प्रोसीजर क्या है। भाई एम्प्लॉय को अगर सैलरी पे करनी है तो कैसे पे करेंगे, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले है टाइम एंड अटेंडेंस डिटेल्स। सबसे पहले तो टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के थ्रू में पता चलेगा भाई कितने दिन एम्प्लॉय आया था, कितने दिन नहीं आया था। उसके बाद है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर डिटेल्स। अभी वो बंदे की हमें सारी डिटेल्स भी चाहिए, क्योंकि शायद अपना जो टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग है वो रोल नंबर के वाइज होता हो, एम्प्लॉय बी ऐसा कुछ हमने सिस्टम सेट किया हो। तो अभी हमें प्रॉपर एक्यूरेट नाम मिल गया और उसके अदर डिटेल्स यानी बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी है वो एचआर के पास से मिल जाएंगे। तो दूसरा स्टेप है कि भाई एम्प्लॉय का पूरा लिस्ट ले लो। थर्ड है कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस एंड अदर इंसेंटिव्स। अभी आपके पास अटेंडेंस का डिटेल्स है, एम्प्लॉय का डिटेल है, तो कैलकुलेट कर लो कि भाई उनको कितना पेमेंट करना बनता है, कितना वेजेस देना है, कितने अदर इंसेंटिव्स देने हैं। फोर्थ पेमेंट टू द एम्प्लॉयज। एक बार ये तीनों चीजें मिल गई तो एम्प्लॉयज को पेमेंट कर दो। एंड लास्ट डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। कई बार हम एम्प्लॉयज के बिहाफ पे जो प्रोविडेंट फंड वगैरह पे करते हैं, टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो ये सारी जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है वो हमें फिर गवर्नमेंट को पे करनी है। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कौन से हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कई बार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे करता है, फिर ईएसआईसी पे करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करता है। तो ये सारे स्टैट्यूटरी डिडक्शंस जो एम्प्लॉय के सैलरी में से काटते हैं वो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को व्हाट वी कॉल डिपॉजिट हो जाने चाहिए। क्लियर, सिंपल, इजी। तो यहां तक आपको रफली एम्प्लॉय कॉस्ट का जो एक स्ट्रक्चर था वो समझ में आ गया। चलो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज नथिंग बट आइडल टाइम। नाउ व्हाट इज आइडल टाइम। कई बार क्या होता है, कुछ रीजंस की वजह से हमारे जो एम्प्लॉय है वो फ्री पड़े रहते हैं, यानी उनके पास काम नहीं होता है, वो आइडल हो जाते हैं। तो आइडल टाइम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। अभी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम ये वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट लेट्स रीड व्हाट इज आइडल टाइम। तो लेट्स रीड the time during which no production is carried out because the worker remains idle but are paid. In other words, it is difference between the time paid and time booked. Idle time can be normal or abnormal. The time for which employees are paid includes holiday, paid leaves, allowable rest, off time, etc. कई बार क्या होता है, हमें एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है बट एम्प्लॉय आइडल है, प्रोडक्शन फ्लोर पे काम नहीं हो रहा है, हमारे पैसे वेस्ट जा रहे हैं, हमें उसे पे करना ही पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडल टाइम, फ्री टाइम। अभी दिस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या है, इट इज अ टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल आइडल टाइम को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये हर एक बिजनेस में इनकर होता है और होता ही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क। अभी आपका जो फैक्ट्री है और आपका जो प्लेस ऑफ वर्क है, फैक्ट्री गेट और प्लेस ऑफ वर्क, वो चलने में समझ जो लेबर को 10 मिनट लगता है, तो ये 10 मिनट सबको लगने वाले हैं। दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम, ये 10 मिनट के लिए वो बंदा काम नहीं करने वाला है। दूसरा है इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर। अभी एक जॉब खत्म हो गया, मशीन खत्म हो गया, अभी 10 मिनट के बाद दूसरा जॉब स्टार्ट होगा, दूसरा मशीन स्टार्ट करना है, तो ये जो 10 मिनट एक मशीन से दूसरे मशीन में जा रहा है, तो ये इंटरवल कॉमन है, ये तो हर कोई लेगा, तो दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम। इससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई ये मेरा वेस्ट जाएगा टाइम। थर्ड है सेटिंग अप टाइम फॉर अ मशीन। सुबह जैसे ही 10 बजे आपका एम्प्लॉय आता है आपके फैक्ट्री में, मशीन चालू करते हैं, लेकिन मशीन चालू होने में 15 मिनट लगता है, तो ये जो मशीन सेटअप का 15 मिनट है, दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम। ये टाइम पे तो आपका जो एम्प्लॉय है वो आइडल ही बैठेगा, वो फ्री बैठेगा। फिर है नॉर्मल रेस्ट टाइम एंड ब्रेक फॉर लंच। अभी लंच ब्रेक, यू ऑल नो, आप लोग लंच ब्रेक ऑफिस में कितना लेते हो, टी ब्रेक कितना लेते हो, कॉफी ब्रेक कितना लेते हो, तो ये जो ब्रेक्स हमारे एम्प्लॉय लेबरर्स लेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ये नॉर्मल आइडल टाइम, ये हर एक कोई लेता है। तो ऐसे जो नॉर्मल आइडल टाइम है, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी नॉर्मल आइडल टाइम को हमारे बिजनेस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही अकाउंट करना है, वो हमारे बिजनेस का ही खर्चा है, वैसे ही हमें कंसिडर करना है। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, abnormal idle time means apart from normal idle time there may factors which gives rise to abnormal idle time. Abnormal idle time are
अवॉइडेबल आइडल टाइम, कि ये शायद अवॉइड हो सकता था बट हमने अवॉइड नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. हमने एम्प्लॉइज को बोला भाई अभी आज हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है तो सब लोग को मशीन और भी रन करना है. एम्प्लॉइज समझे अरे नहीं आज तो कोई और प्रोडक्ट बना था और मशीन सी और डी जाके वो लोग सेटअप करके आ गए. तो यहां पर आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो टाइम वेस्ट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट अब नॉर्मल आइडल टाइम. फिर पावर फेलियर या फिर ब्रेकडाउन ऑफ मशीन. बंदा गया, प्लान था कि भाई आज तो इतने प्रोडक्ट्स बनाने ही, जाके मशीन सीधा चालू करता हूं. भाई ने मशीन चालू किया लेकिन मशीन चालू ही नहीं हुआ. ब्रेकडाउन ऑफ मशीन. पावर फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, 2 घंटे तक लाइट नहीं आने वाली है, गवर्नमेंट का मैसेज आ गया, क्या करोगे? सो दीज आर अब नॉर्मल आइडल टाइम जो हमारे हाथ में नहीं है. ये अवॉइडेबल है. ये क्या है? अवॉइडेबल है. ये शायद अवॉइड हो सकते थे बट हमारे हाथ में नहीं है तो इसलिए चले गए. नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक्स, लॉकआउट, पुअर सुपरविजन, फायर, फ्लड. कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल्स हम मंगाना भूल गए, जितने चाहिए उससे कम है, स्टॉक आउट हो गया, फ्लड्स आ गए, फायर लग गई, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, लॉकडाउन लग गया. तो ये सारी चीजें क्या है, ऐसे केसेस में जब आइडल टाइम इनकर होता है दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम. तो इसे हमें क्या करना है, दिस नॉर्मल आइडल टाइम इज रिकॉर्डेड एज अ लॉस एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. इजी, सिंपल. अभी जो अबनॉर्मल आइडल टाइम है, इट कैन बी ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2. वन इज कंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम एंड दूसरा है अनकंट्रोलेबल या फिर नॉन कंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम. देखो अबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो सकता था बट हमारे हाथ में नहीं था. बट ऐसे भी कुछ अबनॉर्मल आइडल टाइम है जो हमारे हाथ में है. दोज आर नथिंग बट कंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम. फॉर एग्जाम्पल time which could have been put to productive use but if management had been more alert and efficient. All such time could have been avoided is controllable abnormal idle time. कुछ ऐसे abnormal idle time थे, for example breakdown of machine. अभी अगर आप मशीन की रेगुलर सर्विस करवाते तो मशीन ब्रेकडाउन होता ही नहीं. मशीन ब्रेकडाउन होना देखो हमारे हाथ में नहीं है, बट अगर हम पहले से अलर्ट एंड एफिशिएंट रहते, हम उसे रेगुलर मेंटेनेंस उसका करवाते, तो क्या होता कि ये जो मशीन है वो ब्रेकडाउन नहीं होता. तो दिस इज कंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम. अभी फ्लड्स आ गए, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, तो ये तो अनकंट्रोलेबल है. दिस इज अनकंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम. इसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है. तो आई होप आपको डिफरेंस पता चलेगा कि भाई कंट्रोलेबल आइडल अबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है, अनकंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है. दोनों की ट्रीटमेंट्स क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया. क्लियर, सिंपल, easy. Can we move to the next topic? चलो, नेक्स्ट टॉपिक है ओवर टाइम. नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओवर टाइम पे क्वेश्चंस बनते हैं. ओवर टाइम का मतलब क्या है, वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज नोन एज ओवर टाइम वर्क. आपका नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स काम करना है, लेकिन आपने 12 आवर्स काम किया, तो जो 4 आवर्स आपने काम किया उसे हम क्या कहते हैं, ओवर टाइम, ज्यादा काम करना. ओवर टाइम पेमेंट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू द वर्कर्स बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स. अगर उसने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम किया तो हमें उन्हें वेजेस पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है, और वो जो पेमेंट हम उससे देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम. ओवर टाइम प्रीमियम कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स या फिर ओवर टाइम पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स. फर्स्ट नॉर्मल वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क एंड प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क. सर लेट्स टेक एन एग्जांपल. यूजुअली आपका पर आवर रेट है 100 रुपीज. कितना है पर आवर रेट? 100 रुपीज. आपने काम किया 8 आवर्स के लिए, तो आपको टोटल पेमेंट कितना मिलना चाहिए था? आपको पेमेंट मिलना चाहिए था 800 रुपीज. अभी कुछ तो डिमांड इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से आपको 8 की जगह 12 आवर्स काम करना पड़ा, यानी आपने 4 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया. और यहां पर आपका एक कंडीशन है कि भाई ओवर टाइम प्रीमियम विल बी डबल ऑफ योर नॉर्मल वेजेस. तो सिंस नॉर्मल वेजेस 100 रुपीज है, मेरा जो ओवर टाइम प्रीमियम पेमेंट रहेगा वो कितना होगा, 200 रुपीज होगा टोटल, जिसके अंदर 100 रुपीज नॉर्मल वेजेस है और 100 रुपीज मेरा ओवर टाइम प्रीमियम है. तो 4 आवर्स के लिए पेमेंट कितना करूंगा? 4 आवर्स के लिए ये जो नॉर्मल वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क है 100 रुपीज फॉर 4 आवर्स, ये तो 400 मुझे देने ही है. ओवर एंड अबाउट दैट उसने ओवर टाइम किया जिसका प्रीमियम 100 रुपीज है, क्योंकि डबल पे कर रहा हूं. ये 200 है ना, तो इसमें से 100 रुपीज तो नॉर्मल वेजेस था मेरा, जो सबको मैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स में भी पे करता हूं. ओवर एंड अबाउट दैट जो 100 रुपीज है वो ओवर टाइम प्रीमियम है जो मुझे पे करना है. तो यहां पर वो 100 जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो भी मैं 4 आवर्स के लिए पे करूंगा. तो यहां पर 4 आवर्स के लिए मैं कितना पे करूंगा, 800 रुपीज. दिस इज नथिंग बट ओवर टाइम प्रीमियम. ओवर टाइम पेमेंट, ओवर टाइम पेमेंट क्या है,
wages paid for overtime at normal rate plus premium extra payment for overtime work. Simple, easy. So what is overtime premium? The rate of overtime work is higher than the normal time rate. Usually it is double the normal rates. The extra amount so paid over the normal rate is known as overtime premium. यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं ज्यादा काम करने के लिए, दैट इज नथिंग बट ओवरटाइम प्रीमियम. Rate and conditions for overtime premium may either be fixed by the entity itself or may be required by the statute in force. The overtime premium should not be less than the premium calculated as per the statute stated below. तो अभी यहां पर हम देखेंगे, ये शायद आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में वो लोग ने कहा था कि भाई इतना प्रीमियम होना चाहिए, तो इससे कम प्रीमियम हम नहीं पे करते. यूजुअली आजकल फैक्ट्रीज इससे ज्यादा ही प्रीमियम पे करती है, बट अगर एमसीक्यू में ये लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से हमें कितना प्रीमियम पे करना है. ओके, तो कितना प्रीमियम पे करना है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, where a worker works in a factory for more than 9 hours in a day or more than 48 hours in a week. कितना है? 9 hours in a day या फिर 48 hours in a week. 9 hours in a day या फिर 48 hours in a week. He shall in respect of overtime work be entitled to wages at a rate twice his ordinary rate of wages. यानी अगर एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम करता है या फिर एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है, देन ही हैज टू बी गिवन डबल दी अमाउंट. यानी उसके जो नॉर्मल वेजेस हो गए उससे डबल अमाउंट आपको उसे पे करना है. यानी जितने वेजेस है उतने ही आपको ओवरटाइम प्रीमियम उसे पे करना है. Where any worker in a factory are to be paid on a piece rate basis. अभी पीस रेट बेसिस क्या है? तो कई बार हम एम्प्लॉयज को नंबर ऑफ पीसीस के बेसिस पे करते हैं कि एक पीस का 10 रुपीज, 2 पीस बनाए तो 20 रुपीज, 100 पीस आज मैन्युफैक्चर किए तो उनको 1000 रुपीज देंगे. तो अगर पीस के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप पेमेंट करते हो, द टाइम रेट शेल डीम टू बी इक्विवेलेंट टू डेली एवरेज ऑफ देयर फुल टाइम अर्निंग for the days on which they actually worked on the same or identical job during the month immediately preceding the calendar month during which the overtime work was done, and such time rate shall be deemed to be the ordinary rate of wages for those workers. इसका मतलब क्या है? आपने लास्ट मंथ में कभी भी ऐसा ओवरटाइम किया हो और लास्ट मंथ में आपको जो ओवरटाइम के लिए वेजेस दिए गए थे, यानी जो डबल अमाउंट या जो भी आपको दिया था, वो सेम वेजेस यहां पर ओवरटाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे. टाइम रेट शेल डीम टू बी इक्विवेलेंट टू डेली एवरेज ऑफ देयर फुल टाइम अर्निंग्स फॉर द डेज ऑन विच दे एक्चुअली वर्कड ऑन द सेम और आइडेंटिकल जॉब ड्यूरिंग द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ. यानी लास्ट मंथ में आपने जितने दिन ओवरटाइम किया था तभी आपको जो भी पेमेंट मिला था उसका एक एवरेज, डेली एवरेज निकाल के जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट हमें यहां पर उन्हें पे करना है. क्लियर, सिंपल. एंड लास्ट, ऑर्डिनरी वेज रेट मींस बेसिक वेज प्लस अलाउंस इंक्लूडिंग कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एडवांटेज accruing through concessional sale of workers of food grains and other article as worker is for timing entered by the or include bonus wages for overtime work. ठीक है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लियर, सिंपल. तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट आपको क्या याद रखना है कि अगर 9 आवर्स से ज्यादा काम किया एक दिन में या फिर 48 आवर्स से ज्यादा काम किया एक वीक में, तो यू आर एंटाइटल्ड टू डबल द पेमेंट, यानी नॉर्मल वेजेस, और उतना ही आपको ओवरटाइम प्रीमियम भी उनको देना पड़ेगा फॉर द ओवरटाइम ही हैज डन. क्लियर, सिंपल, इजी, परफेक्ट. चलो अभी यहां पर कुछ अकाउंटिंग है कि भाई ओवरटाइम प्रीमियम की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बुक्स में. तो 4 केस सिनेरियो हो सकते हैं. फर्स्ट, द कस्टमर में अग्री टू बेयर द एंटायर चार्ज ऑफ ओवरटाइम बिकॉज ऑफ अर्जेंसी ऑफ वर्क. कई बार क्या होता है, कस्टमर आपको इमीडिएट ऑर्डर देता है कि भाई मेरी हैवी डिमांड है, मुझे कल के कल सारे प्रोडक्ट्स चाहिए. अभी यू विल बी लाइक, अगर आपको कल के कल चाहिए तो मुझे आज एम्प्लॉयज को पूरी रात बिठाना पड़ेगा, ओवरटाइम करवाना पड़ेगा और उनको मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ओवरटाइम का, ओवर एंड अबव माय डेली वेजेस. तो ये ओवरटाइम में आपको चार्ज कर दूंगा. कस्टमर इज लाइक फाइन, मैंने आपको डिमांड दिया है, मेरा अर्जेंसी है ऑर्डर का, तो पूरा पेमेंट अब मेरे को चार्ज कर देना. सो इफ द कस्टमर अग्रीज टू बेयर द एंटायर चार्ज, देन ओवरटाइम प्रीमियम मे बी चार्ज टू द जॉब डायरेक्टली. यानी सीधा आप आपके जॉब को चार्ज कर दो, एक पूरा बिल बना दो और वो कस्टमर को दे दो, कस्टमर वो पूरा पे कर देगा. परफेक्ट. दूसरा, to make up for any shortfall in production due to some unexpected development.
कई बार क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की वजह से शॉर्टफॉल हो जाता है हमारे प्रोडक्शन में, और वो प्रोडक्शन मीट करने के लिए हमें ओवर टाइम करवाना पड़ता है हमारे एम्प्लॉइज से। तो फॉर मीटिंग द अर्जेंट ऑर्डर्स द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अ कॉस्ट सेंटर विच वर्क्स ओवर टाइम। यानी अगर कोई शॉर्टफॉल है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कुछ गलती की वजह से वो लोग टारगेट मीट नहीं कर पाए और उनको वहां पे अगर ओवर टाइम देना पड़ता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ ओवरहेड कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ओवरटाइम may be necessary to make up for the shortfall in production due to some fault of the management। अगर मैनेजमेंट की गलती की वजह से, कोई डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, समझो 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। अभी डिपार्टमेंट ए में कुछ गलती हुई और जो प्रोडक्ट है वो डिपार्टमेंट ए से बी में जाता है, बी से सी में जाता है और फिर फिनिश गुड्स बनता है। अभी डिपार्टमेंट ए की कुछ गलती है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट बी और सी में ओवर टाइम करना पड़ा, क्योंकि डिपार्टमेंट ए ने कोई गलती की, इसकी वजह से उनका दिन वेस्ट हो गया और डिपार्टमेंट ए ने लेट सामान दिया बी और सी को। अभी बी और सी को तो उतने टाइम में कंप्लीट कर रहे, तो इसकी वजह से अगर उसको ओवर टाइम करना पड़ा तो उसे क्या करना है, इफ ओवर टाइम इज वर्कड इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज टू दैट लेटर डिपार्टमेंट। तो हमें ओवर टाइम प्रीमियम वो वाले डिपार्टमेंट को चार्ज कर देना है। एंड लास्ट, ओवर टाइम वर्क टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपांडिंग मार्केट और राइजिंग डिमांड। अगर कुछ एक्सपांडिंग मार्केट है, यानी बाहर अगर कोई कंपटीशन आ गई है जिसे हमें मीट करना है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है जिसे मीट करने के लिए हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ओवर टाइम वर्क डाउन अकाउंट ऑफ अबनॉर्मल कंडीशन सच एज फ्लड, अर्थक्वेक शुड नॉट बी चार्ज टू कॉस्ट बट इट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो ये हमें कॉस्ट को चार्ज नहीं करना है, हमें कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे है सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट्स। अभी ये सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट हम देखें ना, इसके अंदर अलग अलग मेथड्स है। उससे पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक 30 मिनट जितना हो गया, हम सब थियरी देख रहे हैं, तो अभी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो एक चेंज ऑफ मोड मिल जाएगा और फिर हम ये जो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। चल लेट्स सी, हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। एक है एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड, दूसरा है ओवर टाइम सिनेरियो से रिलेटेड। वन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड अनदर इज क्वेश्चन नंबर 5 इन माय बुक। आईसीआई मॉड्यूल में से अगर आप देखते हो तो इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। कैन वी रीड द क्वेश्चन? चलो लेट्स बिगिन। एम्प्लॉय कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है यहां पर? Calculate earnings of A and B from the following particulars for the month and allocate employee cost to each job X, Y and Z। Okay, हमें यहां पर पहले तो A और B के अर्निंग्स कैलकुलेट करने, यानी A और B हमारे एम्प्लॉइज है और उनका हमें अर्निंग्स कैलकुलेट करने की भी ये कितना कमा रहे हैं। एंड हमें फिर क्या करना है, एलोकेट दिस एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब X, Y and Z। और हमें एलोकेट करना है X, Y, Z को कि भाई कितना अर्निंग्स है और कैसे एलोकेट करना है। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया। बेसिक वेजेस 10,000 एंड 16,000 फॉर ए एंड बी, तो हम उनको बेसिक वेजेस जो पे कर रहे हैं वो यहां पर दिया है। डियरनेस अलाउंस 50% है दोनों केस में, दोनों एम्प्लॉयज के केस में। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 8% ऑन बेसिक वेजेस फॉर बोथ द एम्प्लॉयज। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज 2% ऑन बेसिक वेजेस फॉर बोथ। ओवर टाइम आवर्स इज 10, यानी 10 आवर्स एम्प्लॉय ए ओवर टाइम कर रहा है। ओके, The normal working hours for the month are 200। Normal working hours कितने हैं? 200 hours, यानी 200 hours is normal working hours। 200 hours is normal working hours। Overtime is paid at double the total of normal wages and dearness allowance। Overtime हम कितना पे कर रहे हैं? Overtime is double of normal wages plus dearness allowance। Overtime is double of normal wages and dearness allowance। Okay, employers contribution to state insurance and provident fund are at equal rates with the employees contribution। एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करना है ओवर एंड अबाउट दिस बेसिक वेजेस। कई बार क्या होता है, ये सारे स्कीम्स में जो एम्प्लॉय होता है वो भी अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको उतना कम डिडक्ट होके मिलता है,
और एम्प्लॉयर अपने हिसाब से भी ओवर एंड अबाउट दैट ये सारी स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो यहां पर वही हो रहा है। The two workers are employed on job X, Y and Z in the following proportion. Okay, तो यहां पर हमें तीनों जॉब्स के प्रपोर्शन दे दिए हैं कि वर्कर ए है वो X में 40% रहता है, Y में 30% रहता है, Z में 30% रहता है। तो जो टोटल अर्निंग्स आएगा कॉस्ट टू द कंपनी वो हम ये रेशियो में एलोकेट कर देंगे। और यहाँ पर वर्कर बी जो है वो X में 50% रहता है, Y में 20% रहता है, Z में 30% रहता है। परफेक्ट। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई। ओके, तो जो ओवर टाइम किया है 10 आवर्स का, यहाँ पर एम्प्लॉय ए ने ये जो 10 आवर्स का ओवर टाइम किया है वो कहां पर किया है, सिर्फ जॉब वाई में किया है। परफेक्ट। चलो तो कैलकुलेट कर ले अर्निंग्स ए और बी का कितना है। अभी यहां पर मैं क्या करता हूं, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सॉल्यूशन में से आई जस्ट शो यू कि ये कहां पर कैसे सॉल्यूशन, कि हम पूरा लिखने नहीं बैठते बिकॉज अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा, बट हम ओवर फास्ट भी नहीं जाएंगे कि ऐसा हो गया आपको समझ में ना आए। हम धीरे धीरे पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्ट। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी। स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी। फर्स्ट थिंग क्या आएगी अर्निंग्स का, यहां पर हमें दिया है बेसिक वेजेस इज पेड 10,000 एंड 16,000। फॉर ए इट इज 10,000, फॉर बी इट इज 16,000। तो हमने यहां पर सबसे पहले बेसिक वेजेस लिख लिए 10,000 एंड 16,000। उसके बाद हमें दिया है डियरनेस अलाउंसेस 50%। तो हम डियरनेस अलाउंस ऐड कर देंगे तो डियरनेस अलाउंस इज 50% ऑफ बेसिक वेजेस। तो 10,000 का 50% यानी हाफ कितना आता है 5,000, और 16,000 का 50% हाफ कितना आता है 8,000। तो यहां पर हमें डियरनेस अलाउंस मिल गया। फिर आ जाते हैं ओवर टाइम वेजेस। अभी यहां पर हमें दिया है ओवर टाइम 10 आवर्स। ओवर टाइम कितना है 10 आवर्स, एंड ओवर टाइम का कैलकुलेशन कितना है, इट इज डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस। इट इज डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस। तो आप मुझे बताओ ओवर टाइम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओवर टाइम इज डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस। अभी ओवर टाइम तो सिर्फ ए में था, ए का नॉर्मल वेजेस कितना है 10,000 एंड डियरनेस अलाउंस इज 5,000। तो इसका नॉर्मल वेजेस है 10,000 प्लस डियरनेस अलाउंस है 5,000, तो टोटल कितना हुआ 15,000। अभी जो ओवर टाइम हमें पे करना है दैट शुड बी डबल ऑफ दिस, तो इसका मैं डबल कर देता हूं, तो ओवर टाइम इज 30,000 रुपीज। अभी ओवर टाइम उसने कितना किया है 10 आवर्स के लिए किया है। ओवर टाइम इज फॉर 10 आवर्स एंड आवर नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 200 आवर्स। तो ये जो 30,000 रुपीज है ये 200 आवर्स के लिए है, तो उसमें से उसने 10 आवर्स अगर ओवर टाइम किया है तो कितना आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ रहा है, 1,500 रुपीज। 1,500 रुपीज आ रहा है। तो यहां पर हमें ओवर टाइम वेजेस जो मिला वो 1,500 रुपीज मिल गया। बी में तो कोई ओवर टाइम है नहीं, तो ग्रॉस वेजेस दैट वी हैव अर्नड, यानी जो एम्प्लॉय ने ग्रॉस कमाया है वो कितना कमाया है 16,500। कैसे कैलकुलेट किया, इजी सिंपल, समझ में आया, परफेक्ट। अभी इसमें से क्या होगा, इसमें से वो बंदे ने जो भी प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, टीडीएस वगैरह डिडक्शंस हुए तो वो सारे स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हमें डिडक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट नेट वेजेस अर्नड। एम्प्लॉय ने नेट कितना कमाया है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कैलकुलेट नेट वेजेस अर्नड, अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी। तो हमें प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआईसी माइनस करना है। प्रोविडेंट फंड कितना है, तो हमें यहां पर दिया है प्रोविडेंट फंड इज 8% ऑफ बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस मेरा 10,000 है, 10,000 का 8% कितना आता है 800 रुपीज। यहां पर 16,000 का 8% कितना आता है 16,000 इंटू 8% 1,280 रुपीज। तो हम यहां पर डिडक्ट कर देंगे 800 रुपीज फॉर ए एंड 1,280 रुपीज फॉर बी। उसके बाद हमें दिया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ऑन बेसिक वेजेस विच इज 2%। अगेन दिस इज ऑन बेसिक वेजेस, तो 10,000 पे 2% इज 200 एंड 16,000 पे 2% इज 160 इंटू 2 320। तो हमें यहां पर 200 एंड 320 भी डिडक्ट कर दिया, तो नेट अर्निंग्स हमें ए और बी का कितना मिल रहा है 15,500 एंड 22,400। क्लियर, सिंपल, इजी, परफेक्ट। चल अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू एक्स वाई जेड।
यहां पर हमने कैलकुलेट किया ये ए और बी के अर्निंग्स है, एम्प्लॉयज के अर्निंग है, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को तो उनका कितना टोटल खर्चा लगा ना उससे लेना देना है, कंपनी के खिसे में से कितना गया, कंपनी के पॉकेट में से कितना खर्चा जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कंपनी के खर्चे में से कितना जा रहा है, तो अगर हम नॉर्मल वेजेस देखें, नॉर्मल वेजेस कितने गए कंपनी के, तो कंपनी एक तो एम्प्लॉयज को ये बेसिक वेजेस पे कर रहा है, फिर कंपनी एम्प्लॉय को ये डियरनेस अलाउंस पे कर रहा है, तो ये दोनों का टोटल है वो कंपनी पे कर रही है। ओवर एंड अबाउट दैट ओवर टाइम पे कर रही है, बट ओवर टाइम तो सिर्फ जॉब वाई के लिए लग रहा है, तो वो अमाउंट में सीधा जॉब वाई को एलोकेट कर दूंगा। बट इफ आई एक्सक्लूड ओवर टाइम तो कंपनी पे कितना कर रही है, तो कंपनी यहां पर ग्रॉस वेजेस उनको पे कर रही है 15,000 एंड 24,000। सर 15 एंड 24 कैसे मिला, 10,000 प्लस 5,000 एंड 16,000 प्लस 8,000, तो कंपनी इतना पे कर रही है एम्प्लॉयज को। ओवर एंड अबाउट हिज कंपनी अपने साइड से एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआईसी में भी पैसे डाल रही है। अलॉन्ग विद ग्रॉस वेजेस कंपनी क्या कर रही है, पीएफ और ईएसआईसी में भी पैसे डाल रही है। तो यहां पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ एंड ईएसआईसी में वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे एम्प्लॉय 800 और 200 अपनी सैलरी में से दे रहा है, वैसे एम्प्लॉयर खुद भी अपने साइड से ओवर एंड अबाउट दिस वेजेस वो पीएफ एंड ईएसआईसी में डाल रहा है। तो ये जो 800 एंड 200 है और ये यहां पर 1280 एंड 320, ये एम्प्लॉयर खुद अपने साइड से पे कर रहा है। तो नेट नेट कंपनी के बुक्स के अंदर टोटल कितना खर्चा जा रहा है, तो एक तो 15,000 वेजेस का जा रहा है, 800 रुपीज पीएफ का जा रहा है एंड 200 रुपीज ईएसआईसी का जा रहा है। तो 16,000 रुपीज है जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी के बुक में कॉस्ट टू द कंपनी यानी एम्प्लॉयर का जो खर्चा है वो उतना आ रहा है। एंड वैसे ही बी के केस में 24,000 का तो वेजेस जा रहा है, 1280 का पीएफ जा रहा है एंड 320 का ईएसआईसी जा रहा है। तो टोटल यहां पर 25,600 का खर्चा कंपनी को हो रहा है। अभी टोटल आवर्स कितने काम किए हैं, 200 आवर्स इज द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अभी ओवर टाइम को भूल जाओ, हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, या फिर दिस इज नथिंग बट कॉस्ट टू द कंपनी। हम ये कॉस्ट टू द कंपनी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू एलोकेट इट टू जॉब एक्स वाई एंड जेड, कि भाई एक्स में कितना खर्चा हो रहा है, वाई डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, जेड डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है। उसको एलोकेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट टू द कंपनी की, कंपनी को कितना खर्चा लग रहा है या फिर कंपनी कितना पे कर रही है, एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है। तो नेट यहां पर हमें अगर वेज रेट कैलकुलेट करना है तो टोटल वर्किंग आवर्स 200 है, 16,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉय को, टोटल उतना खर्चा हो रहा है, और 200 आवर्स इज वर्किंग आवर्स। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं 16,000 को 200 से तो मुझे क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर। तो ऑर्डिनरी वेज रेट कितना मिला, 80 रुपीज फॉर ए एंड 25,600 डिवाइडेड बाई 200, 128 रुपीज पर आवर फॉर बी। क्लियर, सिंपल। अभी एलोकेट कर दूं, ये जो 16,000 है ए का, दैट हैज टू बी एलोकेटेड टू एक्स वाई एंड जेड। कौन से रेशियो में एलोकेट करूंगा, तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो वर्कर ए है वो डिपार्टमेंट एक्स में 40% काम करता है, डिपार्टमेंट वाई में 30% काम करता है, डिपार्टमेंट जेड में 30% काम करता है। तो 4:3:3 के रेशियो में आई हैव टू एलोकेट दिस ऑर्डिनरी वेजेस। तो वर्कर ए का जो ये 16,000 का वेजेस है, that has to be allocated to x, y and z in the ratio of 4:3:3. तो 16,000 is allocated into 4:3:3. कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 कितना आ रहा है, 6,400। वैसे ही 4,800, वैसे ही 4,800 प्लस जो वर्कर ए है वो ओवर टाइम करता है फॉर 10 आवर्स, और ओवर टाइम का हमने कैलकुलेशन किया, ओवर टाइम प्रीमियम कितना आ रहा है, ओवर टाइम प्रीमियम कम्स टू 1,500 रुपीज। तो वो तो मुझे डायरेक्टली वर्कर ए में ओवर टाइम देना है 1,500, और हमें स्पेसिफिकली दिया है क्वेश्चन में कि ओवर टाइम वॉज डन ओनली ऑन जॉब वाई, तो वो 1,500 रुपीज में सीधा यहां पर जॉब वाई को एलोकेट कर दूंगा। सिंपल, इजी। वैसे ही वर्कर बी में आ जाते हैं, वर्कर बी में टोटल कॉस्ट टू द कंपनी कितना है, 25,600 रुपीज। अब ये 25,600 रुपीज को एलोकेट कैसे करना है, तो यहां पर हमें दिया है कि जो वर्कर बी है वो जॉब एक्स में 50% रहता है, जॉब वाई में 20% रहता है, जॉब जेड में 30% रहता है। तो 5:2:3 के रेशियो में 5:2:3 के रेशियो में वी हैव टू एलोकेट दिस 25,600। तो हमें कितना मिलेगा, 12,800, 5,120 एंड 7,680। तो यहाँ पर हमें टोटल वेजेस जो है 43,100 वो डिपार्टमेंट वाइज मिल गए कि डिपार्टमेंट एक्स में कितना एम्प्लॉय कॉस्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट वाई में कितना एम्प्लॉय कॉस्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट जेड में कितना एम्प्लॉय कॉस्ट हो रहा है। सिंपल, इजी,
समझ में आ गया? यहां पर एक वर्किंग नोट दिया है, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजेस, जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखा दिया। परफेक्ट, इजी, समझ में आ रहा है? कैन वी मूव अहेड? चल, लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, which is illustration 5 in your module. Let's read the question. In a factory, the basic wage rate is rupees 100 per hour and overtime rate are as follows. Okay. हमें यहां पर दिया है कि भाई बेसिक वेज रेट 100 रुपीज है एंड ओवरटाइम प्रीमियम जो है, ओवरटाइम रेट जो है वो एज फॉलोज। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। यानी अगर आप बिफोर या आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करते हो तो आपको 175% ऑफ बेसिक वेज रेट मिलेगा। यानी अगर आपका वेज रेट 100 रुपीज है तो यहां पर आपको ओवर टाइम पेमेंट कितना मिलेगा? 175 रुपीज मिलेगा। इफ यू वर्क ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, अगर आप संडेज और हॉलीडेज पर काम करते हो देन यू विल बी पेड 225% ऑफ बेसिक वेज रेट। तो हमारा बेसिक वेज रेट 100 है तो यहां पर आपको कितना मिलेगा? 225 रुपीज मिलेंगे। करेक्ट, परफेक्ट। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। प्रीवियस ईयर में कितना काम किया था? तो नॉर्मल टाइम 1 लाख आवर्स था, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर द वर्किंग आवर्स 20,000 था, एंड सैटरडेज एंड हॉलीडेज में जो हमने काम किया था वो 5,000 आवर्स था। तो टोटल हमने यहाँ पर 1,25,000 आवर्स काम किया है। ओके, द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। अभी हमें एक पर्टिकुलर जॉब का डिटेल्स दे दिया कि भाई ये पर्टिकुलर जॉब में कितना काम हुआ है। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स 1,000 आवर्स हुआ है, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 100 आवर्स का हुआ है, एंड संडेज एंड हॉलीडेज में हमने 25 आवर्स काम किया है। टोटल हमने 1125 आवर्स काम किया है ऑन जॉब एक्स। ओके, व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। ओके, तो यहां पर हमें 3 इंस्टेंसेस दिए हैं और तीनों इंस्टेंसेस में लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जो जॉब जेड को एलोकेट होता है वो हमें बताना है। हमने यहाँ पर डिफरेंट केस सिनेरियोस देखे थे ना ओवर टाइम के, वही केस सिनेरियोस यहाँ पर है। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। भाई कंपनी की पॉलिसी है, वर्कर्स ही कम है कंपनी में, इसलिए हर बार रोज ओवर टाइम करना ही पड़ता है। ये कंपनी की पॉलिसी जैसा ही हो गया है। तो अगर ये नॉर्मल कोर्स में कंपनी की पॉलिसी में ही हो गया तो हम क्या करेंगे? तो वी विल कैलकुलेट इन्फ्लेटेड वेज रेट। हम एक इन्फ्लेटेड वेज रेट कैलकुलेट करेंगे और वो हिसाब से एलोकेशन करेंगे। कैसे करना है, आई टीच यू, डोंट। नेक्स्ट, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं और प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कुछ इंस्टेंसेस पे ओवर टाइम करना पड़े तो हम क्या करेंगे? यहां पर जो ओवर टाइम का खर्चा आ रहा है वो ओवरहेड में चार्ज करेंगे। एंड लास्ट, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिट द जॉब। अगर कस्टमर कहेंगे मुझे जल्दी चाहिए इसके लिए आप ओवर टाइम करो तो हम क्या करेंगे? तो हम पूरा खर्चा जो है वो कस्टमर को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, सिंपल, इजी। लेट्स सी अभी सॉल्यूशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन देख ले। सबसे पहले हमें क्या दिया था? सबसे पहले वी वर गिवन बेसिक वेजेस इज 100 रुपीज, और अगर आई एम वर्किंग ओवर टाइम ऑन रेगुलर डेज बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग डे तो मेरा वेज ओवर टाइम कितना होगा? 175% ऑफ बेसिक वेजेस। तो वो हमने कैलकुलेट किया। 100 रुपीज का 175% इज 175 रुपीज पर आवर, एंड सैटरडेज एंड संडेज एंड हॉलीडेज को अगर हम काम करते हैं तो अवर ओवर टाइम विल बी 225% ऑफ बेसिक वेजेस, विच इज 100 इंटू 225%, तो ये आ गया 225 रुपीज पर आवर। करेक्ट, सिंपल, बेसिक। चलो अभी हमें क्या करना है? तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो फर्स्ट कंडीशन वो लोग ने दिया है, व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। अभी यहां पर क्या है? कंपनी की पॉलिसी हो गई है कि भाई वर्कर की शॉर्टेज है इसलिए हम ओवर टाइम करते ही है रेगुलरली। तो ये जो वेजेस है, ये जो 100 रुपीज का वेजेस है, जो वेज रेट है पर आवर का, ये तो इररेलेवेंट हो गया क्योंकि 100 रुपीज तो मुझे कभी पे नहीं करेंगे, हम तो हर बार ओवर टाइम कर रहे हैं। तो वी विल हैव टू कैलकुलेट इन्फ्लेटेड वेज रेट। वी विल हैव टू कैलकुलेट इन्फ्लेटेड वेज रेट।
ये आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि इट इज कंपनीज पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज, तो हमें सम जो सॉल्व कर रहा है वो कैलकुलेट कैसे करना है, यूजिंग इन्फ्लेटेड वेज रेट। अभी ये इन्फ्लेटेड वेज रेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो लेट्स सी। हमें यहां पर दिया था एनुअल वेजेस। एनुअल वेजेस वो लोग ने काम कितना किया है, यहां पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नॉर्मल टाइम वर्कड इज 1 लाख आवर्स, और हमारा जो नॉर्मल वेजेस है वो कितना है, 100 रुपीज है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं, यहां पर हम सॉल्व करते हैं, चल मेरा जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो कितना आएगा, 1 लाख आवर्स इंटू 100 रुपीज, करेक्ट, सॉरी, तो ये कितना आता है, 10 लाख एंड 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ रुपीस हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया है, फॉर अनदर 20,000 आवर्स यू हैव वर्कड ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स। तो इसका रेट कितना है, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स का रेट कितना है, 20,000 आवर्स हमने काम किया, और हमारा जो रेट हमने यहां पर कैलकुलेट किया था दैट वाज 175% ऑफ वेज रेट, दैट इज 175 रुपीज। तो ये 175 रुपीज, तो ये कितना होता है, 20,000 इंटू 175, 35 लाख रुपीज। करेक्ट। एंड संडेज एंड हॉलीडेज, संडेज एंड हॉलीडेज में हमने कितना काम किया है, यहां पर देव गिवन 5,000 आवर्स, और रेट कितना है, इट इज 225%, तो यानी ₹225। तो 5,000 आवर्स इंटू 225 रुपीज कितना आ रहा है, ये 5,000 इंटू 225, 11,25,000। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 1 करोड़ प्लस 35 lakhs प्लस 11,25,000 रुपीज, 1 करोड़ 46,25,000, 1 करोड़ 46,25,000। तो ये हो गया हमारा टोटल वेजेस, 1 करोड़ 46,25,000। एंड टोटल आवर्स हमने कितना काम किया है, तो यहां पर अगर मैं आवर्स का टोटल करता हूं तो 1 लाख आवर्स प्लस 20,000 आवर्स प्लस 5,000 आवर्स, तो 1,25,000 आवर्स। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं ये दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा, इन्फ्लेटेड वेज रेट, कि 1,25,000 आवर्स के लिए मैंने टोटल पे किया 1 करोड़ 46,25,000। तो कितना आएगा ये, 1 करोड़ 46,25,000 divided by 1,25,000 hours. This comes to 117 rupees. तो मेरा जो वेज रेट है इंक्लूडिंग ओवर टाइम, मेरा जो वेज रेट है इंक्लूडिंग ओवर टाइम वो कितना आएगा, दैट विल बी नथिंग बट 117 रुपीज पर आवर। अभी हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस जॉब जेड। हमें ये जॉब जेड के लिए कैलकुलेट करना है। तो जॉब जेड के लिए मैंने टोटल टाइम कितना काम किया, आई हैव वर्कड फॉर 1125 आवर्स, मैंने टोटल 1125 आवर्स कैलकुलेट किया, और जो वेज रेट मैंने कैलकुलेट किया ये तो टोटल वेज रेट है इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो अभी मुझे इसके अलग अलग कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा क्या कर लूंगा, 1125 आवर्स इंटू 170, where overtime is worked regularly as a policy due to worker shortage, the overtime premium is treated as a part of employee cost and the job is charged at an inflated wage rate. Hence, employee cost chargeable to the job. यहां पर employee cost कितना चार्ज होगा, total 1125 hours into 117, which comes to 1,31,625 rupees. Simple, 117 into directly हमें चार्ज करना है for 1125 hours. तो हमें 131,625 आ गया। दिस इज अवर टोटल कॉस्ट, ये सीधा हम जॉब जेड को चार्ज कर देंगे एज एम्प्लॉय कॉस्ट। इजी सिंपल, पता चल गया वेटेड एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करना है या फिर इन्फ्लेटेड वेज रेट कैसे कैलकुलेट करना है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन में हमें दिया था वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन।
यानी यहां पर हम रेगुलरली ओवर टाइम वर्क नहीं कर रहे, कभी कभी रिक्वायरमेंट है अगर प्रोडक्शन की तभी काम कर रहे हैं, तो यहां पर जो ओवर टाइम है दैट विल बी चार्ज टू ओवरहेड। ओवर टाइम का जो प्रीमियम अमाउंट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा, बाकी का जो खर्चा है वो एम्प्लॉय कॉस्ट पे चार्ज होगा। तो बेसिक वेज रेट इज चार्ज टू जॉब एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। याद रखना, इफ योर overtime is worked irregularly to meet the requirement of production at times, तो यहां पर क्या करना है, जो बेसिक वेज रेट है वो आपको चार्ज करना है एम्प्लॉय कॉस्ट में, और जो ओवर टाइम वाला पार्ट है, ओवर टाइम प्रीमियम है, वो आपको चार्ज करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो मेरा बेसिक वेज रेट कितना है, तो मेरा बेसिक वेज रेट तो यहां पर 100 रुपीज था, और बेसिक वेज रेट तो मुझे पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल आवर्स हो या ओवर टाइम वाले आवर्स हो। ये नॉर्मल आवर्स जो है 1000 आवर्स, उस पर भी बेसिक वेज रेट तो देना ही है। फिर अगर मैं वर्किंग आवर्स के आगे पीछे काम करता हूं तो भी मुझे बेसिक वेज रेट तो देना ही है। अगर मैं संडेज या हॉलीडेज में काम करता हूं तो भी बेसिक वेज रेट तो देना ही है। यानी ये पूरे 1125 आवर्स पे मुझे बेसिक वेज रेट तो देना ही है। तो ये पूरे 1125 आवर्स पे 100 रुपीज का जो बेसिक वेज रेट है वो तो मुझे देना ही है। तो 1,12,500 जो आता है 1125 इंटू 100, तो ये 1,12,500 रुपीज जो है दिस विल बी चार्ज्ड एज एम्प्लॉय कॉस्ट। दिस विल बी चार्ज्ड एज एम्प्लॉय कॉस्ट। और जो ओवर टाइम पेमेंट है, ओवर टाइम प्रीमियम किसके लिए आएगा, तो ये जो 100 आवर्स का काम किया है मैंने अदर बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर, इसमें मेरा ओवर टाइम प्रीमियम कितना था, 175 रुपीज का टोटल पेमेंट था। अभी ये 175 रुपीज के टोटल पेमेंट में 100 रुपीज तो बेसिक वेजेस था, और जो 75 रुपीज था दिस वॉज ओवर टाइम प्रीमियम, दिस वॉज बेसिक वेजेस, एंड ये जो 75 रुपीज है दिस वॉज ओवर टाइम प्रीमियम। सिमिलरली ये 225 रुपीज में जो 100 रुपीज है दिस इज बेसिक वेजेस, और ये जो 125 रुपीज है दिस इज नथिंग बट ओवर टाइम प्रीमियम। करेक्ट। तो ये 100 आवर्स के लिए 75 रुपीज विल बी ओवर टाइम, और ये 25 आवर्स के लिए 125 रुपीज विल बी ओवर टाइम, क्योंकि ये 225 में से 125 ओवर टाइम प्रीमियम। तो मेरा ओवर टाइम का खर्चा कितना होगा, 100 आवर्स के लिए 75 रुपीज, एंड बाकी के 20 कितने आवर्स थे जॉब, 25 आवर्स, 25 आवर्स के लिए 125 रुपीज। तो ये दोनों का टोटल कितना आता है, 100 इंटू 75, दिस कम्स टू 7,500, एंड 25 इंटू 125, दिस कम्स टू 3,125। तो ये टोटल कितना हुआ, 10625। तो ये जो 10625 रुपीज है दिस विल बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, दिस विल बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। करेक्ट, सिंपल, इजी, श्योर। अभी पॉइंट सी देख ले, पॉइंट सी क्या था, कस्टमर ने हमें कहा है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अभी कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है तो पूरा खर्चा हमें जॉब को ही चार्ज करना है और पूरा बिल कस्टमर को दे देना है। तो सीधा कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल जो 1125 आवर्स है उसके लिए जो बेसिक वेजेस रहेगा दैट विल बी 112,500 जो हमने कैलकुलेट किया। बाकी के जो 100 आवर्स है उसके लिए ओवर टाइम प्रीमियम 7,500 रहेगा, और जो 25 आवर्स बचा हुआ है उसके लिए ओवर टाइम प्रीमियम यहाँ पर 125 रुपीज रहेगा। तो ये जो टोटल हमारा खर्चा हो गया 125 रुपीज का टोटल खर्चा, ये टोटल खर्चा कहां जाएगा, ये टोटल जॉब को चार्ज हो जाएगा एज एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड दिस एंटायर एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी चार्ज टू द कस्टमर वेयर ओवर टाइम प्रीमियम इज where overtime is worked on the request of the customer, overtime premium is also charged to the job and it will be charged to the customer। तो हमें सीधा कस्टमर को कितना चार्ज करना है, 125। सिंपल, इजी, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। तो एम्प्लॉय कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आइडल टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। अभी जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं दैट इज लेबर यूटिलाइजेशन, फिर यहां पर कुछ सिस्टम्स है पेमेंट कैलकुलेट करने की, वेजेस कैलकुलेट करने की, हेल्थ से प्लान है, रोवान प्लान है, एंड उसके बाद लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स है। फॉर एग्जांपल सेपरेशन मेथड है, फिर रिप्लेसमेंट मेथड है, फिर फ्लक्स मेथड है।
तो ये जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेबर टर्नओवर से रिलेटेड एंड यहां पर वेज पेमेंट कैलकुलेशन से रिलेटेड, ये दो टॉपिक्स हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो अगला सेशन भी हमारा रफली इतना ही होगा, 55 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वेज पेमेंट वाला एक सेशन खत्म कर देंगे, टॉपिक खत्म कर देंगे, और उसके बाद जो लेबर टर्नओवर है वो वाला टॉपिक खत्म कर देंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी, आपको मजा आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो डू हिट द लाइक बटन, अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, और कुछ भी इंप्रूवमेंट्स हो, आपको कुछ लगे कि आपको कुछ और मेरी साइड से हेल्प चाहिए, कुछ बेटर मुझे करना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज आई डू रीड योर कमेंट्स एंड दैट रियली मोटिवेट मी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक बटन हिट कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आने वाले सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको यूट्यूब पर यहीं पर फ्री में मिलने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, इसलिए सब्सक्राइब बटन हिट कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।